हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन शर्मा रामबाण एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का टॉपिक महासागरीय जलधाराएं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे महासागरीय जलधाराओं की नेचर के बारे में सवाल पूछ सकता है कि महासागर कोई जलधारा दे दी, पूछेगा कि ठंडी है या गर्म है, या फिर आपसे महासागरीय जलधाराओं के स्थिति के बारे में सवाल पूछ सकता है कि कौन सी जलधारा कहाँ पर स्थित है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि लेब्राडोर की जलधारा कहाँ स्थित है, या आपसे पूछ सकता है सरगेसो सी कहाँ स्थित है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि क्यूरोसियो की धारा जो है वो जो है कहाँ पर बहती है, या फिर वो किस तरह की धारा है, ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है। इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आपके आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और पूछता है, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? महासागरीय जलधाराएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा पेचीदा भी है। लेकिन हम इसको इतनी सरल भाषा में पढ़ेंगे कि आज पढ़ने के बाद आपको कभी इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम इतने उस तरह से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महासागरीय जलधाराएं या ओशियन करंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ओशियन करंट। पहली बात जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि हमारी धरती का जो हमारा भूपटल है उसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है बताइए मुझे? 50.99 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी भूपटल का कुल क्षेत्रफल है। इसमें से भी महासागरों का क्षेत्रफल कितना होता है? महासागरों का, या मैं कहूँ सागरों महासागरों का और सभी का मिलाकर पानी का क्षेत्रफल कितना बनता है? वो बनता है हमारा 36.13 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको भी अगर मैं परसेंटेज के उसमें बांट दूं तो ये बनता है लगभग 71%, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसको भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दूं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है? देखिए, अगर ये पृथ्वी है हमारी और ये बीच से गुजरने वाला क्या है? विषुवत वृत्त, या इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर बोलते हैं या विषुवत वृत्त बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी, अगर उत्तरी गोलार्ध में अपेक्षाकृत पानी की मात्रा कम है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो पानी का प्रतिशत है वो लगभग 61% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा अधिक है और यहाँ पर लगभग 80.9% पानी होता है, ठीक है ना। ये तो हो गई पानी की बात, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारा जो है महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति क्यों होती है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं कि महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, और हमें ये देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पहली बात तो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण। दूसरी बात, जो दूसरा हमारा कारण है महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का, वो है पृथ्वी का घूर्णन। क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमती है ना, घूर्णन, या इसको क्या बोलेंगे? रोटेशन, ठीक है ना, रोटेशन, एक्सिस पर रोटेशन। अपने एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है ना, वो वाला रोटेशन, ठीक है ना। चलिए, एक तो गुरुत्वाकर्षण हो गया, घूर्णन हो गया, ठीक है ना। एक होता है ताप, पूरी पृथ्वी के तापमान, दाब, महासागरीय दाब, ठीक है, और एक लवणता में अंतर, ठीक है ना। इन सब चीजों में, इन तीनों चीजों में हमारी पृथ्वी पर जगह जगह पर अंतर देखा जाता है, ठीक है। क्या होता है? इन सभी चीजों पर अंतर देखा जाता है, ठीक है ना। ये कुछ कारण हैं, मुख्य कारण हैं, जिनकी वजह से हमें महासागरीय जलधाराएं देखने को मिलती हैं। दो और मुख्य कारण हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक तो पृथ्वी की जलवायु, और एक कारण है इंपॉर्टेंट, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन क्या है? ऋतु परिवर्तन। यह भी आपको पता होना चाहिए। जब ऋतुएं बदलती हैं तो ऋतुओं के बदलने से महासागरों पर भी असर पड़ता है और महासागरीय जलधाराओं में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ऋतु परिवर्तन भी एक इंपॉर्टेंट कारण है, ठीक है ना। जलवायु भी इंपॉर्टेंट कारण है। जगह जगह की जलवायु जो है हमारे धरातल पर अलग अलग होती है। उसी हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो है महासागरीय जलधाराओं में धीरे धीरे परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जलवायु के साथ परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मेनली आप सोच रहे होंगे गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन का क्या संबंध है महासागरीय जलधाराओं में। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन किस तरह से प्रभावित करते हैं महासागरीय जलधाराओं को।
ठीक है, चलिए देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा मैं भी जो बोल रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये विषुवत व्रत है। क्या है ये क्या है, ये है हमारा विषुवत व्रत, विषुवत व्रत। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप इसको एक बार याद कर लेना, विषुवत व्रत है। मैं आगे से इसको सिर्फ EQ लिखूंगा। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि जब EQ लिख रहा हूं या विषुवत व्रत बोल रहा हूं तो इक्वेटर की बात हो रही है। इक्वेटर क्या है, विषुवत व्रत हमारी पृथ्वी के बीच से होकर जाता है। ठीक है, अगर मैं गुरुत्वाकर्षण की बात करूं तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा कहां देखने को मिलता है, विषुवत व्रत पे ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर ध्रुवों पर ज्यादा देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है पृथ्वी का। ठीक है ना, तो गुरुत्वाकर्षण कहां ज्यादा होता है पृथ्वी का, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। क्यों होता है अधिक, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण किसी ऑब्जेक्ट का लगता कहां से है, वो लगता है जी केंद्र से। गुरुत्वाकर्षण जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उस जिस ऑब्जेक्ट का गुरुत्वाकर्षण है किसी अन्य ऑब्जेक्ट को उसके केंद्र की तरफ खींचता है, और केंद्र की दूरी यहां की बजाय यहां पर कम है। ठीक है ना, इसलिए याद रखना हमेशा, केंद्र की दूरी कहां पर कम है, केंद्र की दूरी कम है, इक्वेटर पर केंद्र की दूरी ज्यादा होती है, जबकि पोल्स पर या फिर ध्रुवों पर जो दूरी है केंद्र से वो कम होती है। ठीक है ना, ये दूरी कम होती है, ये डिस्टेंस कम होती है और ये डिस्टेंस ज्यादा होती है। इसी वजह से ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है और विषुवत व्रत पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर सबसे कम देखने को मिलता है। जैसे ही हम ध्रुवों से विषुवत व्रत की तरफ बढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण भी घटता जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये तो हो गई इसकी बात, गुरुत्वाकर्षण की बात, कि गुरुत्वाकर्षण कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। ठीक है, दूसरा, जब गुरुत्वाकर्षण लगता है तो फिर कौन सा फोर्स लगता है। आपने अगर थोड़ी साइंस पढ़ी हो, गुरुत्वाकर्षण जब लगता है तो कौन सा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा, अगर कोई वस्तु यहां पर है तो उस पर जो है कौन सा फोर्स लगेगा केंद्र की तरफ से, वो लगता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगता है जी, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। ठीक है ना, या इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, याद रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, वो तो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को या कुछ भी चीज है, अगर हमारे महासागर हैं उनको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, केंद्र की तरफ खींचता है। ठीक है ना, तो केंद्र की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, विषुवत व्रत पर तो जो है गुरुत्वाकर्षण कम है और ध्रुवों की तरफ गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, तो क्या होगा, जो हमारा महासागरीय जल जो बह रहा है वो क्या करेगा, उस पर जो है ध्रुवों की तरफ जो है प्रेशर लगेगा। महासागरीय जल जो बह रहा है उस पर ध्रुवों की तरफ प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो महासागरीय जल कहाँ जाने की कोशिश करेगा, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जल है या दक्षिणी गोलार्ध में जल है वो साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और नॉर्थ गोलार्ध में अगर जल है तो वो नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगा, या उत्तरी गोलार्ध में अगर जल है। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही एक जल नहीं लगता, यही सिर्फ एक बल नहीं लगता। ठीक है ना, एक और बल लगता है। कौन सा बल लगता है जी, एक बल लगता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। घूर्णन की वजह से कौन सा बल लगता है, महासागरों पर घूर्णन की वजह से बल उत्पन्न होता है। आपने थोड़ी, यहाँ भी थोड़ी साइंस लगेगी। घूर्णन की वजह से कौन सा बल होता है, अपकेंद्रीय बल। कौन सा होता है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको आप समझ गए ना, तो महासागरीय जल की प्रवृत्ति जब हम आगे पढ़ेंगे ना, धाराओं की प्रवृत्ति वैसी क्यों होती है जैसे मैं पढ़ाऊंगा, वो आप समझ जाएंगे। देखिए अब क्या हो रहा है, एक बल तो ऊपर की तरफ लग रहा है। सपोज महासागरीय धाराएं इधर से इस तरफ ऐसे बह रही हैं, महासागरीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ क्यों बह रही हैं, इस बारे में भी बात करेंगे अभी। ठीक है, सपोज कीजिए अभी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है, तो होगा क्या, पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है, उसके बाद जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ऊपर की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है, अब पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने के लिए अब केंद्रीय बल बहुत काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखिए विषुवत व्रत पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल तो कम होता है, लेकिन अब केंद्रीय बल सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, अब केंद्रीय बल बिल्कुल इसका उल्टा होगा, और अब केंद्रीय बल जो है विषुवत व्रत पर सबसे ज्यादा लगेगा और ध्रुवों पर कम लगेगा। क्योंकि जब पृथ्वी
अपने एक्सिस पर घूम रही है तो उसकी जो घूमने से जो बल बाहर की तरफ जा रहा है, ये बल का अपकेंद्रीय बल किस तरफ लगता है, किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल किसी ऑब्जेक्ट पर अंदर की तरफ लगता है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल अगर लग रहा है तो वो अंदर की तरफ लगेगा, लेकिन अपकेंद्रीय बल या घूर्णन की वजह से जो बल लग रहा है वो ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींचेगा। तो बाहर की तरफ खींचने से क्या होगा, हमारी पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, हमारी पृथ्वी घूमती है वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की तरफ। हमारी पृथ्वी की घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो क्या होगा, जो इस पर जल है उसकी दिशा ऑटोमेटिकली पूर्व से पश्चिम की तरफ हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी तो घूम जाएगी लेकिन बहुत ही माइन्यूट लेवल पर, बहुत ही निम्न लेवल पर जो है जल जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है जाएगा। क्यों जाएगा, हल्का सा असर होता है, ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा असर नहीं होता। तो क्यों जाएगा, क्योंकि जी वो जो है घूर्णन की दिशा में अपने आप को उतनी जल्दी जो है अडेप्ट नहीं कर पाता है, उतनी जल्दी नहीं वो कर पाता कि वो जो है उसका साथ दे पाए घूर्णन की दिशा का। तो थोड़ा सा वो जो है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ जल जो है जाता है, ठीक है। तो जल की दिशा क्या होगी, वो पहले तो जाएगा पूर्व से पश्चिम की तरफ, किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, और फिर क्या होगा, पश्चिम से घूम के जो है साउथ की तरफ जाएगा, किसके कारण, जो है अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो जल की, महासागरीय जल की दिशा क्या होगी, वो दिशा हमेशा ऐसी होगी, ठीक है ना। पहले वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाकर जो है अन्य कारणों से ऐसे घूम जाता है। तो अब आप समझ गए कि गुरुत्वाकर्षण बल और घूर्णन किस तरह से जो है महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसे। आगे इसमें क्या था, ये तो हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल और घूर्णन बल, ठीक है। उसके बाद आता है ताप, दाब और लवणता। अच्छा, यहाँ पे एक नया शब्द और आया है, लवणता। लवणता किस तरह से प्रभावित करती है, देखिए महासागरीय जल की लवणता जो है अलग अलग होती है। लवणता हर महासागरीय जल की अलग अलग होती है, महासागरों पर लवणता जो है अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। महासागरों पर लवणता अलग अलग पाई जाती है। हिंद महासागर की लवणता कुछ और होती है, और प्रशांत महासागर की लवणता कुछ और होती है, और अटलांटिक महासागर की लवणता कुछ और होती है। कारण क्या होता है, बहुत से कारण होते हैं, इतना डीप अभी हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो लवणता अलग अलग होती है। तो लवणता से आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि लवणता किसके कारण होती है। एक तो लवणता होती है हमारी सोडियम क्लोराइड के कारण। किसके कारण होती है, सोडियम क्लोराइड के कारण। सोडियम क्लोराइड जो है सबसे मुख्य अवयव है समुद्र की लवणता के लिए, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड हमारा सबसे मुख्य कारण है समुद्र की लवणता के लिए। और सबसे ज्यादा लवणता, दूसरा सवाल हमसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा लवणता कौन से सागर की है। जी सबसे ज्यादा लवणता है हमारी मृत सागर की। सबसे ज्यादा लवणता कौन से सागर की है, मृत सागर की। मृत सागर से काफी बार सवाल पूछा जाता है, उसकी लोकेशन से रिलेटेड या लवणता से रिलेटेड बहुत सवाल पूछा जाता है मृत सागर की, ठीक है ना। हमसे पूछ लेगा, एक तो हो गया कि मृत सागर की लवणता सबसे अधिक होती है, दूसरा हमसे पूछ लेगा कि मृत सागर स्थित कहाँ है। देखिए मृत सागर जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है, एग्जैक्टली वो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। उसे मैप से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहाँ कह रहा हूँ। देखिए ये देखिए जरा, यहां पर देखिए जरा, देखिए ये इजराइल है एशिया में, ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये इजिप्ट है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। तो अब हम इस पार्ट पे फोकस करते हैं। देखिए ये आ गया इजराइल का बॉर्डर, ये वेस्ट बैंक हो गया। वेस्ट बैंक आपको पता होना चाहिए क्या है, और ये क्या होगी, ये गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप भी आपको पता होना चाहिए कि गाजा स्ट्रिप क्या है। इजराइल में, इजराइल के पास फिलिस्तीन का हिस्सा है ये गाजा स्ट्रिप क्या है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। डेड सी, देखिए ये रहा डेड सी, बीच में देख रहे हैं इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर स्थित है डेड सी या मृत सागर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए लवणता के बारे में हो गया है, लवणता से यही सवाल पूछता है। उसके बाद हमारा आता है ऋतु परिवर्तन। जब ऋतु परिवर्तन होते हैं तो उसकी वजह से भी जो है ताप में अंतर आता है, और बहुत सी चीजों में अंतर आता है, वर्षा होती है, लवणता में अंतर आता है, तो महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। चलिए अब आगे चलते हैं हम महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं हमें जो है ओशन करंट, हमें जो है अलग अलग समुद्र के हिसाब से पढ़ने होंगे। अलग अलग महासागरों, हमारे महासागर कितने हैं, मुख्यतः 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर,
सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद कौन सा महासागर आता है? उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर हिंद महासागर और चौथे नंबर पर आता है अंटार्कटिक महासागर और फिर आता है आर्कटिक महासागर। 5 हमारे महासागर हैं। तो अलग अलग महासागरों की अलग अलग हम जलधाराएं पढ़ेंगे कि कौन से महासागर में कैसी जलधारा होती है। अगर हमें एक ही बार में अच्छा याद करना है तो हम उन्हें उत्पत्ति से लेकर और मैप की सहायता से पढ़ेंगे। पहले हम उनकी उत्पत्ति देखेंगे कैसे होती है, उसके बाद हम जो है जानेंगे कि कोई जलधारा क्यों गर्म होती है और कोई जलधारा क्यों ठंडी होती है। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इस तरह से पढ़ेंगे ना तो एक बार पढ़ने के बाद ही सारी जलधाराएं हमें याद हो जाएंगी और हमें दोबारा उस तरफ टॉपिक की तरफ इतने ज्यादा उससे नहीं आना पड़ेगा और आपके जो कंफ्यूजन है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कोई जलधारा गर्म क्यों होती है और कोई जलधारा ठंडी क्यों होती है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, फिर से पृथ्वी पर आते हैं। ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है ना, ये क्या है? इक्वेटर है। तो इक्वेटर पर क्या होता है? सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, सूर्य की किरणें विषुवत पर ज्यादा पड़ती हैं और ध्रुवों पर कम पड़ती है। इससे क्या होता है? इससे जो है विषुवत के आसपास, ये अगर हमारा कर्क व्रत हो और ये हमारा मकर व्रत हो तो ये जो बीच का हिस्सा है ये पृथ्वी का सामान्यतः सबसे ज्यादा गर्म होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। और ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों पर हमारा हिस्सा ठंडा होता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि यहाँ जो पानी बह रहा है वो गर्म होता है और ध्रुवों पर जो पानी बह रहा है वो ठंडा होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, समझ गए? नॉर्मल सी बात है। तो इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से होता यह है, जिस धारा की उत्पत्ति विषुवत व्रत से होगी वो धारा अधिकतर गर्म जलधारा होगी और जिस धारा की उत्पत्ति ध्रुवों से होगी वो जलधारा ठंडी होगी। तो हमें उत्पत्ति पर खास फोकस करना है कि उत्पत्ति कैसे जलधारा की होती है। जहां से जलधारा की उत्पत्ति हो रही है वो जो जलधारा है वहीं से जो है गर्म होगी या फिर ठंडी होगी। ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ा ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है। ठीक है ना। तो इक्वेटर पर 2 जलधाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि जिनकी उत्पत्ति होती है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से और पवनों की वजह से। ठीक है ना। कौन कौन सी जलधाराएं हैं? देखिए 2 भागों में होती है, एक तो उत्तर में और एक दक्षिण में। उत्तर में होती है हमारी उत्तरी विषुवत वृत्तीय जलधारा। ठीक है। और दक्षिण में कौन सी होती है? दक्षिण में होती है, उत्तरी की जगह दक्षिणी आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। दक्षिण में होती है दक्षिणी जलधारा। और जलधारा की इसकी दिशा क्या होगी? अब आप दिशा के बारे में समझ गए होंगे। ये जलधारा, ये हमारा हो गया कर्क व्रत और ये हो गया मकर व्रत, इनके बीच में बहती है। ठीक है। दिशा क्या होती है? दिशा ये होती है, उत्तरी जलधारा की दिशा इस तरफ और दक्षिणी जलधारा की दिशा जो है पश्चिम की तरफ। जलधारा की दिशा क्या होगी? पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये कौन सी है? यह है उत्तरी विषुवत वृत्तीय जलधारा और यह है दक्षिणी विषुवत वृत्तीय जलधारा। दोनों की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और ये सभी सागरों में समान रूप से इसी तरह से बहती है। ये जो 2 जलधाराएं तो आपको याद हो गई। और ये जलधाराएं दोनों कैसी होंगी? दोनों ही जलधाराएं जो है गर्म जलधाराएं होंगी। मेरे ख्याल से आप ये भी समझ गए होंगे कि ये गर्म जलधारा क्यों होगी। उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि इनकी उत्पत्ति उत्तरी विषुवत वृत्तीय जलधारा और दक्षिणी विषुवत वृत्तीय जलधारा की उत्पत्ति कहां से हो रही है? इक्वेटर से हो रही है। ठीक है ना। या फिर मैं कहूं विषुवत वृत्त के आसपास से हो रही है। तो दोनों जलधाराएं कैसी होंगी? गर्म जलधारा। ये तो हो गई इन 2 महत्वपूर्ण जलधाराएं। अब हम जलधाराओं को समुद्रों के महासागरों के हिसाब से पढ़ेंगे कि कौन से महासागर में आगे जाकर इन्हीं जलधाराओं से कैसे जलधाराएं उत्पन्न होती हैं या कैसे नई नई जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, यहाँ से आपको बहुत मजा आने वाला है, तो जुड़े रहिएगा। ठीक है। ठीक है, चलते हैं। चलिए हम मानचित्र की उससे पढ़ेंगे सहायता से, ताकि आपको ये भी जलधारा की एग्जैक्ट लोकेशन भी साथ के साथ पता चलती रहे कि कौन सी जलधारा की उत्पत्ति कैसे हो रही है, कहां पे हो रही है, क्योंकि जलधारा की लोकेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए पहले चलते हैं, सबसे पहले अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। कहां चलते हैं? अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं। ठीक है। अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जलधारा आपने कौन सी पढ़ी? देखिए ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया।
यहाँ से जाता है ऐसे, ठीक है। ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया। ये क्या हो गया हमारा पृथ्वी का बीच में, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर के ऊपर हमने इसको दो भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से भागों में? एक तो पढ़ेंगे उत्तरी अटलांटिक विषुववृत्तीय धाराएं, सॉरी उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराएं, और एक पढ़ेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो पहले उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराओं की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? पहले उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराओं की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा यहां पर कौन सी जलधारा बहती है। जब उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात आती है तो पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन सी जलधारा बहती है? ये बहती है जी हमारी उत्तरी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा, ठीक है ना। उत्तरी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अटलांटिक महासागर किन दो महाद्वीपों के बीच में आ रहा है? देखिए ये क्या है? ये यूरोप है, और ये क्या है? ये अफ्रीका है, और ये क्या है हमारा? ये जो है अमेरिका है, अमेरिका का पूर्वी तट। ये क्या है? अमेरिका का पूर्वी तट है, अमेरिका का पूर्वी तट हो गया, ठीक है ना। और ये यूरोप का और अफ्रीका का पश्चिमी तट है। कौन सा है? यूरोप का और अफ्रीका का पश्चिमी तट है, ठीक है। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट से उत्तरी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। और कहाँ जाती है? देखिए कहाँ जा रही है ये जा रही है, ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप की तरफ, ठीक है। अब आपको लोकेशन भी पता चल गई इसकी, उत्तरी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा की लोकेशन पता चल गई। ये पता चल गया कि गर्म जलधारा है, ठीक है, और किस तरफ से जाती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई देश पूछ ले तो आपको देश भी पता होना चाहिए। देखिए ये क्या है? ये यहाँ पर जो है कैरिबियन कंट्रीज हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्यूबा है, और ये यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर क्या होता है? देखिए फिर क्या होता है, जब ये गर्म जलधारा इधर जाती है, उसके बाद इस जलधारा में जैसे ही ये महाद्वीप से टकराती है तो टकराकर ये ऊपर की तरफ ऐसे घूम जाती है। टकराकर क्या? ऊपर की तरफ ऐसे घूम जाती है। ये ऐसे घूम जाएगी, ये घूम गई जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्या है? देखिए ये कौन सी गल्फ है? आपको गल्फ पता होनी चाहिए, ध्यान से पता होनी चाहिए आपको गल्फ, ठीक है ना। ये क्या है? ये है मैक्सिको की खाड़ी। ये है मैक्सिको की खाड़ी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है, ठीक है। ये क्या है? ये मैक्सिको की खाड़ी। और ये कौन सा राज्य है अमेरिका का? ये राज्य है जी हमारा फ्लोरिडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जलधारा के लिए। कौन सा राज्य है? फ्लोरिडा राज्य, ठीक है, फ्लोरिडा राज्य। तो फ्लोरिडा से और मैक्सिको की खाड़ी से टकराकर ये जलधारा उत्तरी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा ऊपर की तरफ घूम जाती है, और घूमकर क्या बन जाती है? ये बन जाती है जी, इसको बोलेंगे फ्लोरिडा की धारा। दूसरी धारा आ गई, कौन सी? फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा जलधारा। क्या बन जाती है जी? फ्लोरिडा जलधारा। ध्यान रखेंगे, दूसरी जलधारा आ गई, कौन सी आ गई? फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा जलधारा क्यों बनी? क्योंकि फ्लोरिडा राज्य के पास से होकर गुजर रही है, इसलिए क्या बन गई? फ्लोरिडा जलधारा बन गई, ठीक है ना। कैसी जलधारा है? देखिए विषुववृत्त के पास में ही है, ये भी गर्म जलधारा होगी, क्योंकि अभी भी जो है विषुववृत्त के आसपास ही घूम रहे हैं, ठीक है। ये कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा। दो जलधाराएं हो गई, ठीक है। चलिए अब इस जलधारा को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या होता है जी? आगे ये जलधारा आगे बढ़ती है, और आगे बढ़कर ये इस तरह से तट के सहारे सहारे, अमेरिका के तट के सहारे सहारे, और फिर ऊपर जाएगा कनाडा के तट के सहारे सहारे। ये कनाडा, यहाँ से ये कनाडा स्टार्ट हो गया, ठीक है। कनाडा के तट के सहारे सहारे ये आगे बढ़ जाती है, ऐसे इस तरह से आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पर कौन सा सागर है? यहाँ पर सागर है जी। यहाँ पर सागर कौन सा है? यहाँ पर है, यहाँ लिखते हैं लैब्राडोर सी। कौन सा सागर है? लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर कहाँ पर है? अब आपको पता चल गया लैब्राडोर सागर की लोकेशन कहाँ है। यहाँ पर, कहाँ पर? कनाडा के पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर में लैब्राडोर सागर होता है, ठीक है। याद रहेगा जी आपको लैब्राडोर सागर। तो इसलिए जब ये जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा ऊपर जाकर कनाडा की तरफ जाकर घूम जाती है, तो कौन सी जलधारा बन जाती है? नंबर 3 डाल लीजिए, लैब्राडोर की जलधारा। अब आप समझ गए होंगे कि लैब्राडोर की जलधारा इसे क्यों कहते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और लैब्राडोर सागर कहाँ पर है आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है ना।
नोट कर लिया? ठीक है, चलिए अब इसे आगे घुमाते हैं। ठीक है, लैब्राडोर की जलधारा आगे बढ़ती है, आगे लैब्राडोर की जलधारा आगे बढ़ती है और फिर क्या होता है लैब्राडोर की जलधारा, देखिए ये, अब आप पहले ये देखें, ये क्या है, ये नोट कर लिया होगा। इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए लैब्राडोर की जलधारा, देखिए ये यहां पर क्या है, ये यहां पर है ग्रीनलैंड। क्या है ये? ग्रीनलैंड। जल्दी से नोट कर लेना, मैं इसे मिटाने वाला हूं। ग्रीनलैंड, ठीक है ना, ये है यहां पर ग्रीनलैंड, ठीक है ना। तो लैब्राडोर की जलधारा आगे बढ़ेगी और ग्रीनलैंड से टकराएगी। लैब्राडोर की जलधारा क्या करेगी, आगे बढ़ेगी और ग्रीनलैंड से टकराएगी। जैसे ही ये ग्रीनलैंड से टकराएगी तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्सा तो ऐसे, एक हिस्सा तो इसका ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और एक हिस्सा इसका इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या हुआ, ग्रीनलैंड से धारा टकराई और एक हिस्सा तो इस तरफ चला गया, ग्रीनलैंड के पूर्वी तट की तरफ, और एक हिस्सा ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट की तरफ चला गया। ठीक है ना, तो ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट की तरफ जो जा रही है, इस जलधारा को क्या बोलेंगे, इस जलधारा को बोलेंगे पश्चिमी पश्चिमी ग्रीनलैंड धारा, पश्चिमी ग्रीनलैंड धारा। ठीक है, ये भी कैसी जलधारा है, देखिए गर्म जल नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, गर्म जल नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये भी जलधारा कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी, क्योंकि अभी भी गर्म जल ही है। ये जो ऊपर से घूम के आ रहा है गर्म जल है, नीचे से घूम के ऊपर की तरफ जा रहा है गर्म जल है। तो पश्चिमी ग्रीनलैंड की धारा कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। पश्चिमी ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। ठीक है जी, चलिए, और ये जो इस तरफ जो ग्रीनलैंड के पूर्वी तट की तरफ घूमी है धारा, ये धारा कौन सी जलधारा बन जाती है, इस जलधारा का नाम हो जाता है नंबर 4। अब नंबर आ गया 5, ये कौन सी जलधारा हो जाएगी, ये जलधारा हो जाएगी जी उत्तरी अटलांटिक जलधारा। इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक जलधारा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अटलांटिक महासागर के बिल्कुल उत्तर में यह जलधारा बहती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक जलधारा। ठीक है, पांचों जलधारा मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये सारी गर्म जलधाराएं हैं जो बहती हैं। ठीक है ना, ये सारी गर्म जलधाराएं हैं। अब मैंने मिटाने वाला हूं, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं बहती हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है मैंने ये भी बताया है, और वे जलधाराएं किस किस तरफ जाती हैं ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं जो लिखा हुआ है इसको मिटाने वाला हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारी ठंडी जलधाराएं उत्तरी अटलांटिक में स्टार्ट होंगी। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ये भी सब चलिए जलधाराएं छोड़ देते हैं। ये हो गई। अब देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा क्या करेगी, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर 3 हिस्सों में विभक्त हो जाएगी। कौन कौन से 3 हिस्से, देखिए ये कौन सी कंट्री है, ये कंट्री है नॉर्वे। आपको जो है मैप के साथ, मैप देखते ही आपको पता होना चाहिए, कंट्रीज इस तरह से याद होनी चाहिए कि कंट्रीज कौन सी है। ये कंट्री कौन सी है, ये कंट्री है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे। नॉर्वे के बाद कौन सी कंट्री आती है, स्वीडन आती है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, स्वीडन के, सॉरी स्वीडन आती है, हाँ ठीक है। और फिर स्वीडन के बाद यहाँ पे कौन सी कंट्री आती है, यहाँ पे आती है फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 3 कंट्रियां एक साथ हैं लाइन में, लंबी लंबी। कौन कौन सी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आपको पता होना चाहिए इन कंट्रीज को कौन सी कंट्रीज बोला जाता है, नॉर्डिक कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज बोला जाता है, नॉर्डिक, नॉर्डिक देश। ठीक है, इन तीनों देशों को नॉर्डिक देश बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई आपकी। तो नॉर्वे के पास क्या होता है, देखिए ये नॉर्वे देश हो गया, नोट कर लिया। नॉर्वे के पास क्या होता है, नॉर्वे के पास ये जलधारा, एक हिस्सा तो इस जलधारा का इस तरफ निकल जाता है, नॉर्वे की तरफ। ठीक है ना, तो यहां पर इस जलधारा को क्या बोला जाता है,
नॉर्वे की जलधारा, क्या बोला जाता है, नॉर्वे की जलधारा, ठीक है ना। इसका एक हिस्सा क्या करता है, जैसे ही तट से, जलधाराएं जब भी तट से टकराती है ना तो उनके रास्ते चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। अब क्या करेगा पानी, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ऐसे ही करेगा। तो एक हिस्सा इसका घूम के इस तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ, ठीक है ना, नीचे की तरफ आ जाता है जी। और ये जलधारा देखिए, जैसे ही ये जलधारा यहां पर टकराई, इसको ना अलग पेन से बनाते हैं, ये पेन यूज करते हैं ठंडी जलधाराओं के लिए। इसको मिटो दो व्हाइट पेन से, इसको कंप्लीट कर लो। अब पेन कर लेते हैं रेड, रेड पेन से हम ठंडी जलधारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए एक हिस्सा इस जलधारा का इस तरफ चला गया, ये कौन सी जलधारा हो गई, नॉर्वे की जलधारा। फिर इसका एक हिस्सा नीचे की तरफ ऐसे घूम गया, ठीक है ना, ये घूम गया, यूरोप के पश्चिमी तट से टकराकर नीचे की तरफ घूम गया। इस जलधारा को क्या कहा जाता है, इस जलधारा को कहा जाता है कैनरी की ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। देखिए अब ये जलधारा ठंडी होनी क्यों स्टार्ट हो गई है, क्योंकि देखिए जैसे ही उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा थी, वो जैसे ही इस हिस्से में प्रवेश करती है, तो यहाँ कौन सा सागर बहता है, यहाँ पर बहता है आर्कटिक महासागर। कौन सा सागर है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ध्रुव पर स्थित है, तो उसका पानी कैसा होगा, नेचुरली बहुत ही ठंडा होगा। तो होगा क्या, जैसे ही गर्म पानी ठंडे पानी में मिलना स्टार्ट होगा तो वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ये जलधारा आगे बढ़ती हैं तो क्या हो जाती हैं, ठंडी जलधाराएं हो जाती हैं, ठीक है ना। तो नॉर्वे की जलधारा कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा, ठीक है ना। कैनरी की जलधारा कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा। दूसरी बात, कैनरी की जलधारा क्यों कहते हैं भाई इसे, देखिए ये कौन सी कंट्री है, यहाँ पर ये कंट्री कौन सी है, ये कंट्री है जी स्पेन। कौन सी कंट्री है, स्पेन। स्पेन के पास एक द्वीप है यहाँ पर, अफ्रीका के पास, अफ्रीका और स्पेन के पास, पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप में स्पेन के पास एक द्वीप है, जिसका नाम क्या है जी, जिसका नाम है कैनरी, कैनरी द्वीप, कैनरी आइलैंड, कैनरी आइलैंड नाम है, उसी के नाम पर इस जलधारा को कैनरी की ठंडी जलधारा कहा जाता है, ठीक है। और इसी ठीक है, ये हो गया। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है, इसका जो तीसरा हिस्सा है वो क्या करता है, वो ऐसे जाता है और घूम के, ये देखिए ये क्या है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर, ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर, ध्यान से सुनना, ग्रीनलैंड के पूर्वी तट, ये है ग्रीनलैंड का पश्चिमी तट, ये है ग्रीनलैंड का पूर्वी तट। पूर्वी तट के सहारे सहारे बहकर नीचे आता है और जाकर कहां मिल जाता है, लेब्राडोर की जलधारा में। और ये कौन सी जलधारा है, ये जलधारा है जी आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा, इसमें मिल जाता है। और इस जलधारा को क्या बोला जाता है, इस जलधारा को बोला जाता है पूर्वी अटलांटिक, सॉरी ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, याद रहेगा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। ये भी कैसी जलधारा हो जाएगी, ठंडी जलधारा। ये तो हो गई उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा। देखिए अब एक धारा जो गई थी लेब्राडोर सी से निकलकर, वो किधर गई थी, पश्चिम की तरफ गई थी। तो ये आप मुझे बताएंगे कि ये जो यहाँ पर गल्फ है, ये गल्फ जो है कौन सी है, ठीक है ना। यहाँ पर एक गल्फ है, गल्फ खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम क्या है आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। इस खाड़ी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इस खाड़ी का नाम है हडसन की खाड़ी। एक और खाड़ी है, देखिए यहाँ पर कनाडा में एक और खाड़ी है, इस खाड़ी को क्या कहते हैं, हडसन की खाड़ी, ठीक है ना। तो क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका जो है इस खाड़ी का नाम क्या है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए जैसे ही लेब्राडोर की धारा ऊपर पश्चिम की तरफ जाएगी तो ये क्या करेगी, ये घूमकर ऐसे ठंडे पानी से मिलेगी, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर का ठंडा पानी है, ध्रुवों के पास का पानी है, ठीक है ना। घूमकर नीचे की तरफ ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे आएगी और फिर क्या बन जाएगी, एक ठंडी जलधारा एक और बन जाएगी, जो वापस जाकर नीचे किस में मिलती है, ये मिलती है गल्फ स्ट्रीम में, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। क्या बोला जाता है, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ठीक है। क्या बोला जाता है, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए ये तो हो गई हमारी जलधारा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक सर्कल बन गया है, ये सर्कल देख रहे हैं आप,
यहाँ पर एक सर्कल बन गया है, जलधारा जो है यहाँ से उत्पन्न हो रही है, घूमकर जो है गर्म जलधाराएं ऊपर जा रही हैं, फिर घूम के वो वापस जो है नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो सर्कल बन गया है ना, ये एक ऐसा समुद्र बन जाता है बीच में, जिस समुद्र की कोई भी जो है स्थलीय बाउंड्री नहीं है, स्थलीय सीमा नहीं है, इस समुद्र की कोई स्थलीय सीमा नहीं है, और ये समुद्र बहुत ही फेमस समुद्र है। इस समुद्र को बोला जाता है सरगैसो सी। क्या बोला जाता है इस समुद्र को? इस समुद्र को बोला जाता है सरगैसो सागर। क्या बोला जाता है? सरगैसो सागर। आपको याद होना चाहिए कि सरगैसो सागर जो है कहां पर स्थित है, सरगैसो सागर बना कैसे है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा सागर है जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है? कौन सा सागर है? सरगैसो सागर। सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगैसो सागर स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगैसो सी स्थित है। सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरगैसो सी आपके एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये कहाँ स्थित है, ये कैसा सागर है, कौन सा ऐसा सागर है जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है, या फिर आपसे जो है महासागरीय जलधाराओं से बनने वाला इकलौता सी कौन सा है। ये सिर्फ इकलौता ऐसा है सागर जो महासागरीय जलधाराओं के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। अब ये हमारी हो गई सारी जी कौन सी? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, ठीक है। कौन सी धाराएं हो गई? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन सी धाराएं पढ़ी हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर महासागरीय धाराएं, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराओं में हमने कौन कौन सी धाराएं पढ़ी हैं? पहले हमने पढ़ी है ठंडी गर्म जलधाराएं। कौन सी थी जी? गर्म जलधाराएं। पहली कौन सी थी? उत्तरी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा, ठीक है ना, यही पढ़ी थी ना, उत्तरी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी? फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है ना। तीसरी हमने कौन सी पढ़ी जी? तीसरी हमने पढ़ी गल्फ स्ट्रीम। अच्छा ये पॉइंट नोट कर लेना, गल्फ स्ट्रीम पता है किसको बोलते हैं? हमने जो पढ़ी है ना, लेब्राडोर सागर की गर्म जलधारा जो है उसको जो है बहुत फेमसली गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है। लेब्राडोर की जो गर्म जलधारा है, जो हमने लेब्राडोर सागर की गर्म जलधारा जो बहती है लेब्राडोर सागर में, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम। अधिकतर वो क्वेश्चन लेब्राडोर की ये क्वेश्चन जो है आपका कंफ्यूजन भी दूर करने के लिए होता है कि भाई लेब्राडोर की गर्म जलधारा को तो गल्फ स्ट्रीम बोल दिया, और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा ऊपर की तरफ से आ रही है जो मैंने पढ़ाई थी, उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर 4 कौन सी है? नंबर 4 हो जाएगी जी आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, ठीक है ना, जलधारा। नंबर 4 हमने कौन सी पढ़ी? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। नंबर 5 हमने कौन सी पढ़ी? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। ये तो सॉरी इतनी ही जलधारा थी, ये तो गर्म जलधारा हो गई। अब ठंडी जलधारा देखते हैं। ठंडी जलधारा भी पढ़ी ना, ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी पढ़ी हमने? पहली जो पहला पार्ट बनती है कौन सी? नॉर्वे की जलधारा। दूसरी कौन सी पढ़ी? दूसरी हमने पढ़ी जी नीचे आती है, नीचे की तरफ बहती है, कौन सी है? कैनरी की ठंडी जलधारा, ठीक है ना। तीसरी हमने कौन सी पढ़ी? तीसरी हमने पढ़ी नीचे की तरफ आ गई, नॉर्वे की जलधारा, कैनरी की जलधारा। तीसरी जो हम जो है लेब्राडोर सी पश्चिमी ग्रीनलैंड से नीचे की तरफ जब आती है घूमकर, तो कौन सी बनती है? लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ठीक है।
एक जलधारा और रह गई यहाँ पर, नंबर, इसे कर लो नंबर 3 और ये हो जाएगी नंबर 4। नंबर 3 कौन सी थी? नंबर 3 थी पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। ठीक है, आई होप कि आपको जो है उत्तरी अटलांटिक की सारी जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे हुई है ये समझ में आ गया होगा, और उत्तरी अटलांटिक जलधाराएं कौन सी ठंडी होती है और कौन सी गर्म होती है ये समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपको इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और ये भी याद रहना चाहिए कि कौन सी जलधारा कहाँ पर है। ठीक है ना, ये जलधारा आपको नहीं भूलनी है, और सरगैसो सागर आपको नहीं भूलना है कि सरगैसो सागर क्या है। ठीक है ना, अब जल्दी से हम जो है चलते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर पर। कहाँ चलते हैं? दक्षिणी अटलांटिक महासागर पर। फटाफट दक्षिणी अटलांटिक महासागर देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर जो जलधारा मैंने अभी आपको नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधारा बहती है विषुववृत्त के पास, उसका नाम बताइए मुझे फटाफट कमेंट में कि दक्षिणी गोलार्ध में जो विषुववृत्त के नीचे जलधारा बहती है उसका नाम क्या है। फटाफट बताइए कमेंट में। दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ जो जलधारा बहती है उसका नाम क्या है? चलिए, ये हो गया हमारा विषुववृत्त। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी जलधारा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। ठीक है ना, यहां पर कौन सी जलधारा बहती है भाई? जो ऐसे आएगी ये जलधारा है दक्षिणी विषुववृत्तीय, विषुववृत्तीय गर्म। कैसी है जी? गर्म है। पोस्ट में कर लो, गर्म जलधारा। दक्षिणी विषुववृत्तीय जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में किस तरफ को बहती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ को आती है। और कहां आएगी? देखिए ये कौन सा किनारा है? ये अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी तट है। तो दक्षिण, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, कौन से तट से कौन सी जलधारा किस तरफ को आती है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए हमेशा जो है ना मैप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना घुमा के सवाल दे सकता है आपको, लेकिन अगर आपने मैप से पढ़ा है ना तो सब कॉन्शियसली आपको पता होगा कि कौन सी जलधारा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, किस तरफ को जा रही है, फिर क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर जो ये जलधारा पश्चिमी तट से अफ्रीका के उत्पन्न होकर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की तरफ जा रही है, तो ये कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है ब्राजील। कौन सी कंट्री है? ब्राजील। कमेंट सेक्शन में मुझे ब्राजील कंट्री की जो है करेंसी और कैपिटल बताइए फटाफट कि क्या है। ब्राजील कंट्री की करेंसी और कैपिटल क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। ठीक है ना, तब तक हम इसे देखते हैं। ये दक्षिणी विषुववृत्तीय है गर्म जलधारा जब ब्राजील के तट से टकराती है तो टकराकर जो है नीचे की तरफ इस तरह से घूम जाती है। ठीक है ना, इस जलधारा को क्या कहा जाएगा? ऑब्वियस सा रीजन है, ब्राजील की गर्म जलधारा। ठीक है ना, क्या कहा जाएगा? ब्राजील की गर्म जलधारा। ठीक है ना, ब्राजील की गर्म जलधारा नीचे टकराकर जो है नीचे की तरफ बहती है। ठीक है ना, एक पॉइंट आपको और नोट करना है, जो जलधारा परमानेंट ही बहती रहती है, पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, देखिए ये हमारा कौन सा महाद्वीप है नीचे? ये नीचे कौन सा महाद्वीप है? ये महाद्वीप कौन सा है हमारा? ये महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। ठीक है ना, तो अंटार्कटिका के ऊपर ऊपर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर पवनें भी ठंडी चलती हैं और सूर्य की किरणें भी सीधी नहीं पड़ती। और देखिए आर्कटिक महासागर में ना महाद्वीप ज्यादा हैं और पानी कम है, लेकिन अंटार्कटिक महासागर में ऐसा कुछ नहीं है। देख रहे हैं, पूरा महाद्वीप नीचे गोल का गोल है, आपने अगर मैप में देखा हो, और महाद्वीप के लिए ना, वो महासागरों के लिए पूरा रास्ता खुला हुआ है। तो यहाँ पर ना परमानेंट ही जो है, परमानेंट ही यहाँ पर पवने और धारा बहती है। एक परमानेंट ही यहाँ पर एक धारा बहती है जो पछुआ पवनों के सारे बहती है। इस धारा को क्या कहा जाता है? इस धारा को अंटार्कटिक जलधारा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, इस जलधारा को अंटार्कटिक जलधारा कहा जाता है। अब चूंकि ये जो है अंटार्कटिका महासागर के पास बहती है, तो ये जलधारा कैसी होगी, ये जलधारा ठंडी जलधारा होगी। कैसी जलधारा होगी, ठंडी होगी, ठीक है ना, ठंडी जलधारा है। और कौन सी जलधारा है, अंटार्कटिक जलधारा, या इसको जो है पश्चिमी पवन प्रवाह भी कहा जाता है। क्योंकि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है पश्चिम की तरफ से चलने वाली पवनों के साथ साथ चलती है। क्या कहा जाता है इसको, पश्चिमी पवन प्रवाह। क्या कहा जाता है, पश्चिमी पवन प्रवाह भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। परमानेंट चलती है, रेगुलर। और इसी से इस जलधारा से अंटार्कटिका की जलधारा महत्वपूर्ण क्यों है, वैसे तो आसान है, लेकिन अंटार्कटिका की जलधारा से बहुत सारी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं ऊपर की तरफ। उनके बारे में चलिए जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखिए, दो जलधाराएं तो ये होगी। एक जलधारा क्या होता है, देखिए ये आइलैंड कौन सा है, ये आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड है, ये फॉकलैंड आइलैंड है और ये लंदन का हिस्सा है। फॉकलैंड आइलैंड कहाँ का हिस्सा है, लंदन का हिस्सा है। लंदन यहाँ पर है, देख रहे हैं, लंदन यहाँ पर है और लंदन का हिस्सा यहाँ पर है। आप सभी को ऑब्वियस रीजन पता होगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो देखिए फॉकलैंड आइलैंड के पास क्या होता है, जब ये जलधारा इस तरफ से ऐसे आती है तो ये ऊपर की तरफ को इस तरह से मुड़ जाती है, ठीक है ना, और एक नई जलधारा का निर्माण करती है। इस जलधारा को क्या कहा जाता है, फॉकलैंड की या फॉकलैंड जलधारा। और ये भी कैसी जलधारा होगी, ऑब्वियस रीजन से ये जलधारा कैसी जलधारा होगी, ये जलधारा जो है ठंडी जलधारा होगी। कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये जलधारा आगे इस तरह से बह रही है तो ये जैसे ही अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराती है तो ऊपर की तरफ इस तरह से घूम जाती है। और इस जलधारा को क्या कहा जाता है, इस जलधारा को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सी जलधारा बहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, वेंगुला। वेंगुला की जलधारा क्या कहा जाता है, वेंगुला जलधारा, ठीक है। क्या कहा जाता है, वेंगुला जलधारा। ठीक से नोट कर लेना, वेंगुला जलधारा कहां बहती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है वेंगुला की जलधारा। ठंडी जलधारा है और नीचे से ऊपर की तरफ बहती है और जाकर कहां मिल जाती है, उत्तरी विषुववृत्तीय जलधारा में मिल जाती है, उत्तरी विषुववृत्तीय जलधारा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी जलधाराएं कौन सी किसकी होगी, ये सारी जलधाराएं हो गई, ये सारी जलधाराएं हो गई दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। पहली जलधारा कौन सी है, पहली जलधारा है नंबर 1 उत्तरी विषुववृत्तीय दक्षिणी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा। नंबर 2 कौन सी जलधारा है, ब्राजील की गर्म जलधारा। दूसरी कौन सी है, ब्राजील की गर्म जलधारा। तीसरी कौन सी है, नंबर 3 फोकलैंड की ठंडी जलधारा, फोकलैंड की ठंडी जलधारा। नंबर 4 कौन सी है भैया, अटलांटिक महासागर की अटलांटिक जलधारा, ठीक है ना। उसके बाद घूमकर अटलांटिक महासागर के द्वारा एक जलधारा का निर्माण यहाँ हुआ, एक जलधारा का निर्माण यहाँ हुआ। नंबर 5 पर आ गई भाई हमारी वेंगुला की जलधारा, ठीक है ना। ये हमारी हो गई दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। आई होप आपको इनकी उत्पत्ति के साथ साथ समझ में आ गया होगा कौन सी जलधारा की स्थिति कहाँ है, ब्राजील के पास कौन सी जलधारा बहती है, ठीक है ना, पश्चिमी तट पर कौन सी जलधारा बहती है, नीचे से पश्चिमी तट की ओर कौन सी जलधारा आती है, ठीक है ना, दक्षिण में अटलांटिक महासागर में कौन सी जलधारा है और फॉकलैंड आइलैंड के पास कौन सी जलधारा बहती है, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर जो कंट्री है वो कंट्री कौन सा है, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के नीचे लंबा का लंबा कौन सा कंट्री है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम, ये आ गया हमारा पैसिफिक क्वेश्चन, प्रशांत महासागरीय जलधाराएं। कहाँ चलते हैं, प्रशांत महासागरीय जलधाराएं। अगले सागर पर चलते हैं, प्रशांत महासागरीय जलधाराएं। जल्दी से नोट कर लेना, प्रशांत महासागरीय जलधाराएं। चलिए मैप पे ही चलते हैं, मैप से ज्यादा अच्छा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। इसमें फटाफट इक्वेटर खींच लेते हैं। ये हमारा इक्वेटर हो गया जी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। अब सेम चीज, पहली जलधारा तो यहीं से निकलेगी, कौन सी निकलेगी, पहली जलधारा तो यहीं से निकलेगी, कौन सी निकलेगी जी, इस तरह से, ठीक है ना। कौन सी निकलेगी, उत्तरी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा, ठीक है ना, गर्म जलधारा।
अब ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेगी, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेगी, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेगी और कौन से तट पर पहुंचेगी? ये पहुंचेगी एशिया के पूर्वी तट पर। एशिया के पूर्वी तट पर यहाँ पर इसे कौन कौन से देश मिलेंगे? यहाँ पर इसको जो मिलेगा, यहाँ पर इसको जापान मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर इसको चाइना मिलेगा, ठीक है ना। जापान और चाइना के तट से टकराकर ये जलधारा क्या करेगी? ये जलधारा ऊपर की तरफ जो है इस तरह से घूम जाएगी, ठीक है ना। और इस जलधारा का क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इसका नाम क्यूरोशियो जलधारा। क्या हो जाएगा? क्यूरोशियो जलधारा। क्या नाम हो जाएगा जी? क्यूरोशियो जलधारा। क्यूरोशियो की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। क्यों गर्म जलधारा है? क्योंकि उत्तरी विषुववृत्तीय जलधारा से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसका नाम जो है ये जो है गर्म जलधारा है, ठीक है ना। फिर आगे क्या होगा? क्यूरोशियो की जलधारा जो है आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर जो है उत्तरी बिल्कुल पैसिफिक ओशन के या प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से में पहुंच जाएगी। और इस जलधारा को फिर क्या कहा जाएगा? इस जलधारा को कहा जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, ठीक है। क्या कहा जाएगा? उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। क्या कहा जाएगा? उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होगा? ये जलधारा देखिए, अब ये क्या आ गया यहाँ पर? ये क्या है? ये है अलास्का। ये किसका पार्ट है? ये यूएसए का पार्ट है, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या है? 49 डिग्री, 49 डिग्री आ गया। ग्लोब बना हुआ है, गलत बना दिया। 49 डिग्री आ गया, इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। सीधी की सीधी रेखा है 49 डिग्री। यहाँ पर ये क्या है? ये कनाडा है और ये यूएसए है, ठीक है ना। ये तो ये जलधारा क्या करेगी? उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा जब कनाडा के तट पर पहुंचेगी तो पहुंचकर जो है इस तरह से दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्सा ऐसे नीचे की तरफ घूम जाएगा और एक हिस्सा घूमकर ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। तो जो हिस्सा जो है इस तरफ जा रहा है, ये कौन सा राज्य है अमेरिका का? ये है कैलिफोर्निया। कौन सा राज्य है? कैलिफोर्निया। इसलिए इस जलधारा को क्या कहा जाएगा? इस जलधारा को कहते हैं कैलिफोर्निया जलधारा। क्या कहा जाता है? कैलिफोर्निया जलधारा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका के पश्चिम में स्थित अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के पास से बहती है। और जलधारा कैसी है? जलधारा है जी कैलिफोर्निया की जलधारा। और जलधारा कैसी है? जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। जलधारा कैसी है जी? जलधारा ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा। ठंडी क्यों है? क्योंकि देखिए जब उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा जो है ऊपर की तरफ आ गई है तो इसका गर्म पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। और जब तक ये जलधारा अलास्का के पास, मतलब अलास्का तो बिल्कुल आर्कटिक सागर के पास ही है, और फिर उसके बाद जो है नीचे की तरफ ये घूम कर आएगी तो कैसी हो जाएगी? ये जलधारा ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठीक है ना। ठंडी जलधारा हो जाएगी, फिर ये घूम के आकर इसमें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? देखिए ये जलधारा जो इसका दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ घूमा था, यहाँ पर कौन सी जल संधि है? यहाँ पर जो जल संधि है इसका नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है बेरिंग जल संधि। आपको याद रखना है। तो बेरिंग जल संधि से क्या होगा? बेरिंग जल संधि से अंदर की तरफ आएगा ठंडा पानी, आर्कटिक सागर का ठंडा पानी आएगा जो इस जलधारा के साथ मिल जाएगा। और फिर ये जलधारा इस तरफ बहने लगेगी। किस तरफ? रशिया और जापान के पूर्वी तट पर यह जलधारा बहने लगेगी और इस जलधारा का नई जलधारा का निर्माण हो जाएगा, ठंडी जलधारा का। जिस जलधारा को क्या कहा जाता है? जिस जलधारा को कहा जाता है ओयाशियो जलधारा। क्या कहा जाता है? ओयाशियो जलधारा। क्या कहा जाता है? ओयाशियो जलधारा, ठीक है ना। ओयाशियो जलधारा। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, क्यूरोशियो की जलधारा जो है, क्यूरोशियो की जलधारा को जापान में काली जलधारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरोशियो की जलधारा को जापान में, क्यूरोशियो की जलधारा को काली जलधारा भी कहा जाता है। काली जलधारा। कौन सी? क्यूरोशियो की जो गर्म जलधारा है ये वाली, इसको जापान में काली जलधारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान के इस तट पर बहुत ही ज्यादा जो है खड्ड हैं और खाइयां हैं, और यहाँ पर जब पानी का कलर हम देखते हैं तो बहुत ही गहरा नीला दिखाई देता है। इस वजह से इसको जो है काला काला सा दिखाई देता है। इसको काली जलधारा के नाम से भी जापान में जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गई हमारी उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। कौन कौन सी जलधाराएं होगी? पहली हमने कौन सी जलधारा पढ़ी?
नंबर एक हमने कौन सी जलधारा पढ़ी? नंबर एक तो यही है हमारी, कहाँ गई? ये रही नंबर एक, उत्तरी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा। फिर ये आगे जाकर क्या बन जाएगी? ये नंबर 2 बन जाएगी। कौन सी जलधारा बन जाएगी? ये बन जाएगी हमारी जी क्यूरियोशियो की जलधारा। उसके बाद क्या होगा? क्यूरियोशियो की जलधारा आगे बढ़ेगी और जाकर हमारी क्या बन जाएगी? नंबर 3 बन जाएगी। कौन सी जलधारा बन जाएगी? ये बन जाएगी उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। उत्तरी प्रशांत महासागरीय आगे जाकर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया राज्य के कारण इसको क्या कहा जाएगा? इसको नंबर 4 कैलिफोर्निया की जलधारा कहा जाएगा। और जब ये जलधारा है ऊपर से घूमकर बेरिंग स्ट्रेट से आर्कटिक सागर का जल लेकर ठंडी होकर एशिया के और जापान के पूर्वी तट पर बहती है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको जो है नंबर 5 ओयोशियो की जलधारा कहा जाएगा। नंबर 5 ओयोशियो की जलधारा कहा जाएगा। अब आपको मेरे ख्याल से प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर की सारी जलधाराओं की जानकारी हो गई होगी, उनकी उत्पत्ति की जानकारी हो गई होगी। अब फटाफट जो है आगे चलते हैं और दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं को देखते हैं। तब तक आप मुझे बताएंगे कि यहाँ जो जलधारा बहेगी उसका क्या नाम होगा? यहाँ जो जलधारा बहेगी विषुववृत्त के नीचे दक्षिण भाग में, उसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर जलधारा बहेगी उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा दक्षिणी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा। क्या नाम होगा? दक्षिणी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा। जो किस तरफ बहेगी? जो बहेगी जी पूर्व से पश्चिम की तरफ। हमेशा की तरह सदाबहार गर्म जलधारा है। कहां से बहती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ। कहां बहती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है दक्षिणी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा। कहां बहती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है दक्षिणी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा। ठीक है, ये यहां पर ऐसे बहेगी और बहते बहते इस तरह से कहां आ जाएगी? ये कौन सा आइलैंड है? ये कौन सा आइलैंड है? ये आइलैंड है न्यू गिनी आइलैंड। कौन सा? न्यू गिनी आइलैंड। न्यू गिनी आइलैंड जो है 2 देशों के बीच में बटा हुआ है। आधा न्यू गिनी एक देश का हिस्सा है और आधा न्यू गिनी एक देश का हिस्सा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वे दोनों देश कौन से हैं जिनके बीच में न्यू गिनी द्वीप जो है बटा हुआ है, आपस में बटा हुआ है न्यू गिनी द्वीप। ठीक है ना? कौन से 2 देशों के बीच में बटा हुआ है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही ये जलधारा यहाँ पर पहुंचेगी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर और न्यू गिनी आइलैंड पर, तो इनसे टकराकर ये जलधारा नीचे की तरफ घूम जाएगी। ठीक है ना? अब ये चीज क्या है? ये चीज ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है। तो यहां पर इस जलधारा का नाम क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, यहां पर इस जलधारा का नाम क्या हो जाएगा? यहां पर इस जलधारा का नाम हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। क्या हो जाएगा? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ठीक है ना? अब हमेशा की तरह आप ये तो जानते ही होंगे यहाँ नीचे कौन सी जलधारा बह रही है। देखिए ये क्या है, इसमें आप अच्छे दे सकते हैं। ये क्या है? ये हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप है। अंटार्कटिक महाद्वीप है। और ये क्या है? ये हमारा अंटार्कटिक महासागर है। और यहीं पर क्या बहती है? यहीं पर बहती है जी हमारी, क्या बहती है यहाँ पर? कौन सी जलधारा बहती है? यहाँ पर हमारी बहती है पश्चिमी पवन प्रवाह। जल्दी से बताइए पश्चिमी पवन प्रवाह का और दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी पवन प्रवाह का दूसरा नाम क्या है? अंटार्कटिक जलधारा। और कैसी जलधारा है? कैसी जलधारा है जी? ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है। तो क्या होगा? जैसे ही हमारी जो है ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से मिलेगी, तो ये जो है इस तरफ इससे मिलकर इस तरफ जो है इस जलधारा से मिलकर ऐसे बहने लगेगी। ठंडी थी, यहाँ पर कैसी थी? गर्म थी, इससे मिल गई, ठंडी बहने लगेगी। ठीक है ना? इस जलधारा को क्या कहा जाएगा? इस जलधारा को कहा जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागरीय ठंडी जलधारा। ठीक है ना? दक्षिणी प्रशांत महासागरीय ठंडी जलधारा। अब इसके बाद क्या होगा? देखिए जैसे ही जो है पश्चिमी पवन प्रवाह जो है, ये कौन सा महाद्वीप है?
ये महाद्वीप है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पर जो कंट्री है वो कौन सा कंट्री है, चिली कंट्री है, ठीक है ना। जैसे ही ये जलधारा कौन सा पश्चिमी पवन प्रवाह इस तट से, चिली के पश्चिमी तट से टकराएगा तो ऊपर की तरफ एक नई जलधारा को जन्म देगा, जो ठंडी जलधारा होगी, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है हम्बोल्ट। क्या बोला जाता है, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। और यहाँ पर हमारी जो है प्रशांत महासागर की जलधाराएं खत्म हो जाती हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हमने पढ़ ली, जल्दी से देख लेते हैं कौन सी कैसी है, ठीक है। पहली हमारी कौन सी थी, पहली हमारी सदाबहार जलधारा जो कौन सी थी, वो थी हमारी उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। उसके बारे में हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ये पहली हो गई हमारी, ठीक है ना, पहली जलधारा, ठीक है ना, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा हमारी पहली जलधारा हो गई। दूसरी जलधारा कौन सी थी, दूसरी जलधारा होगी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये हो गई नंबर 2, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। उसके बाद ये घूमकर नीचे आई और क्या बन गई, ठंडी जलधारा बन गई। क्या नाम है, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। नंबर 3 दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा, ठंडी जलधारा। उसके बाद नंबर 4 सदाबहार जलधारा, एक नीचे ही बह रही है, इसका नाम क्या है, पश्चिमी पवन प्रवाह। नंबर 4 कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा, इसको और क्या कहा जाता है, आर्कटिक जलधारा, ठीक है ना। उसके बाद इसने जैसे ही ये साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराई, ऊपर की तरफ एक नई जलधारा का जन्म दिया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हम्बोल्ट की जलधारा। क्या नाम है, हम्बोल्ट की जलधारा। और प्रशांत महासागर की जलधाराएं यहाँ पर हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंडियन ओशियन की जलधाराएं। जैसे हमारा भारत जो है दुनिया का सबसे अनोखा कंट्री है, ऐसे ही जो है इंडियन ओशियन भी सारे सागरों में सबसे अनोखा है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहली बात जो हमारा, अगर मैं यहाँ विषुवत खींच दूं जल्दी से, ये हो गया हमारा विषुवत पृष्ठ, ठीक है, यहां से होकर गुजरता है, ठीक है। विषुवत पृष्ठ के ऊपर जो जलधारा, जिन जलधाराओं को ये जन्म देता है, विषुवत पृष्ठ के ऊपर बहने वाली सदाबहार जलधारा यहां पर जो है नहीं बहती है। कौन सी, उत्तरी विषुवत है, गर्म जलधारा यहां पर बहती नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं बहती है, क्योंकि पहली बात तो जो उत्तरी हिंद महासागर है, उत्तरी हिंद महासागर जो है 3 ओर से, कहूं मैं, लैंड से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है, महाद्वीप से घिरा हुआ है, 3 ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो जो जलधारा का जो नॉर्मल प्रभाव उसे मिलना चाहिए बहने के लिए, वो उसे मिलता नहीं है। तो होता क्या है, यहाँ पर अलग तरह की पवनें, यहाँ पर जो है जलधाराओं को जन्म देने के लिए मानसूनी पवनें मुख्य भूमिका निभाती हैं। कौन सी पवनें, मानसूनी पवनें मुख्य भूमिका निभाती हैं। मानसूनी पवनें जलधारा को जन्म देने के लिए यहाँ पर जो है मुख्य भूमिका निभाती हैं। कौन सी पवनें, मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें क्या करती हैं, यहाँ पर उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराओं को जन्म देती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में पवनें कैसी चलती हैं, पवनों के चैप्टर में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि ग्रीष्म ऋतु में पवनें कैसे चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में पवनें पश्चिम से, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में कैसे चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु में, अगर ऋतु ग्रीष्म है तो पवनें कैसे चलती हैं, पवनें चलती हैं जी पश्चिम से पूर्व की तरफ, इस तरफ पूर्व की तरफ पवनें चलती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। और इन पवनों को क्या कहा जाता है, इन पवनों को कहा जाता है पश्चिमी पवनें। क्या कहा जाता है, पश्चिमी पवनें। तो पश्चिमी पवनें क्या करती हैं, जब पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं, महासागर के जल को पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरह से बहाती हैं मानसून में, सॉरी ग्रीष्म ऋतु में। तो इन जलधाराओं को कहा जाता है नंबर एक कौन सी जलधारा, पश्चिमी मानसूनी जलधारा, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, पश्चिमी मानसूनी जलधारा, पश्चिमी मानसूनी जलधारा, जो यहाँ पर बहती हैं, भारत के तट से टकराती हैं और भारत में जो है मानसून भी क्रिएट करती हैं, ठीक है ना। और कहाँ बहती हैं, और ये पवनें इस तरफ भी बहती हैं, यहाँ पर टकराती हैं और मेघालय में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, हमारी तरफ जो है, सॉरी म्यांमार में, मेघालय में, उत्तरी इसमें जो है बारिश करती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिमी मानसूनी जलधारा, ठीक है ना। शीत ऋतु में क्या होता है, अगर शीत ऋतु आ गई, शीत ऋतु में पवनें कैसी चलती हैं, मानसूनी पवनें, शीत ऋतु में मानसूनी पवनें चलती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। कैसे चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। शीत ऋतु में मानसूनी पवनें कैसे चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसलिए जो जलधाराओं का जन्म होगा वो जलधाराएं कैसी होंगी, वो जलधाराएं होंगी, कैसी जलधाराएं होंगी, वो जलधाराएं होंगी जी हमारी
जलधाराओं की दिशा जो है इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। इसीलिए जो है देखिए, जब जलधाराओं की दिशा ऐसी हो जाती है ना, इसीलिए तमिलनाडु के तट पर जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है। तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि एक तो पवनें जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने लगती हैं, पूर्वी पवनें चलने लगती, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने लगती हैं, पूर्वी पवनें चलने लगती हैं, और उनके साथ साथ जो जलधाराएं हैं वो भी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने लगती हैं। सेम चीज यहाँ पर भी होती है, यहाँ भी जलधाराएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने लगती हैं, ठीक है ना। और इनको फिर क्या कहा जाता है? नंबर दो पूर्वी मानसूनी जलधारा। क्या कहा जाता है? पूर्वी मानसूनी जलधारा, ठीक है ना। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं जो उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती हैं, ठीक है ना। याद रहेगा कौन सी? पश्चिमी मानसूनी जलधारा और पूर्वी मानसूनी जलधारा, ठीक है। अब चलते हैं दक्षिणी हिंद महासागर में। कहाँ चलते हैं? दक्षिणी हिंद महासागर में, ठीक है। दक्षिणी हिंद महासागर में नॉर्मली जो सदाबहार हमारी जलधारा है वो चलती है। उसका नाम आप सभी अब तो जान ही गए होंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, ऐसे बहती है, गर्म जलधारा है। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं दक्षिणी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा। क्या कहते हैं? दक्षिणी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा, ठीक है। क्या कहते हैं? दक्षिणी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा। उसके बाद क्या होता है? देखिए ये जलधारा, ये क्या है? ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर है मेडागास्कर। ये क्या है? इसको बोलते हैं मेडागास्कर। क्या है ये? ये तो है जी मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। और ये क्या है? ये है मोजाम्बिक चैनल। क्या है? मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल क्यों है? क्योंकि मोजाम्बिक कंट्री के पास से गुजरता है। मोजाम्बिक कंट्री के पास, कंट्री और मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच से गुजरता है, इसलिए इसको बोला जाता है मोजाम्बिक चैनल। तो होगा क्या? मोजाम्बिक चैनल के पास जो है ये जलधारा दो हिस्सों में बट जाएगी। एक हिस्सा तो अंदर की तरफ चला जाएगा, इस तरह से बहेगा, और एक हिस्सा बाहर की तरफ ऐसे बहता है, ठीक है ना। क्या होगा? एक हिस्सा अंदर की तरफ चला जाता है और एक हिस्सा बाहर की तरफ। अंदर की तरफ जो गया है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोजाम्बिक धारा। क्या बोलेंगे? मोजाम्बिक धारा, ठीक है, या मोजाम्बिक जलधारा, ठीक है ना। मोजाम्बिक जलधारा। और एक जलधारा जब ये नीचे की तरफ आती है तो एक और नई जलधारा बनती है। मोजाम्बिक जलधारा यहाँ खत्म हो जाती है और एक और नई जलधारा बनती है, ठीक है। और इसका क्या होता है? इसका होता ये है कि येलो कलर ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी सदाबहार जलधारा बह रही है, ठीक है ना। पश्चिमी पवन प्रवाह या फिर अंटार्कटिक जलधारा, ठीक है ना। कौन सी बह रही है? पश्चिमी पवन प्रवाह या अंटार्कटिक जलधारा। अंटार्कटिक जलधारा बह रही है, ठीक है ना। तो जब ये इसके साथ मिलती है, यहाँ पर ये मिल गई इसके साथ, तो कौन सी जलधारा बनेगी? एक तो ये हो जाएगी हमारी नंबर 4 दक्षिणी हिंद महासागरीय ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा। और एक, जब ये पश्चिमी पवन प्रवाह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराएगा तो कौन सी जलधारा बनाएगा? ये बनाएगा जी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। कौन सी बनाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा, ठीक है। याद रहेगा कौन सी जलधारा बनाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। नंबर 5 कौन सी हो जाएगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। दक्षिणी विषुववृत्तीय गर्म जलधारा जब जो है आगे जाएगी तो कौन सी जलधारा बनाएगी? मोजाम्बिक चैनल की मोजाम्बिक जलधारा। कौन सी जलधारा बनाएगी? मोजाम्बिक जलधारा, ठीक है ना। मोजाम्बिक जलधारा जब नीचे जाएगी तो कौन सी जलधारा बनाएगी? ये बनाएगी कौन सी जलधारा बनाएगी? दक्षिणी हिंद महासागरीय ठंडी जलधारा। और नीचे हमारी कौन सी बह रही है? नीचे हमारी बह रही है नंबर 3 अंटार्कटिक जलधारा, ठीक है ना। अंटार्कटिक जलधारा, ठीक है। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। याद रहेगा आपको? हाँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधाराएं। कौन सी हो गई? दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधाराएं। और महासागरीय जलधाराओं का टॉपिक आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है।
इतनी सारी जलधाराएं हैं, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, किस जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति के आधार पर आप समझ गए होंगे ठंडी जलधारा कैसे बनती है, गर्म जलधारा कैसे बनती है और जलधाराओं का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, ओके ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है। ठीक है, जलधाराओं का टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।